ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम बात यूनिफिकेशन की करते हैं तो दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए कि ये जो इटली या जर्मनी है ये कई भागों में डिवाइडेड होंगे, है ना, छोटे 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 टुकड़ों में। जैसे कि भारत में जब अंग्रेजों का राज था तो हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य रजवाड़े थे, हर राजा का अपना एक एरिया हुआ करता था। फिर जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली और अंग्रेज यहाँ से गए, तब हमारे भारत को भी क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया, यूनिफाइड किया गया, है ना। हाँ, तो ऐसे ही दुनिया में पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बारे में हम दो के बारे में समझेंगे, इटली और जर्मनी के बारे में। क्लियर? अब देखो यहाँ अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमें दिखाई देगा फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, यह है फ्रांस, यह है जर्मनी और यह है इटली। ठीक है, अब देखो ये ना पूरा ये जो फ्रांस है, ये फ्रांस खुद कई भागों में डिवाइडेड था। लगभग ये छोटा सा फ्रांस 300 भागों में डिवाइडेड था। समझ आ रहा है क्या? 300 भागों में। ये जर्मनी ये खुद में 200 से 250 भागों में डिवाइडेड था। इटली खुद में कम से कम 20-30 भागों में डिवाइडेड था। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे जो देश हैं आज के टाइम में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये कई भागों में डिवाइडेड हुए थे। तो फ्रेंच में मतलब फ्रांस में एक सोल्जर हुआ, उसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट। ये दिखाई दे रहा है, ये नेपोलियन बोनापार्ट, मैं यहाँ देखता हूँ। तो उस टाइम के लोग पहनते बड़ा गजब थे यार। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। इसने क्या किया कि कहा भाई देखो ये जो इटली फ्रांस है ना, फ्रांस इतने भागों में टूटा रहेगा तो हम इसका ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसने फ्रांस को जीतना शुरू किया, मतलब जितने छोटे 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 राज्य थे उन सबको क्या करना शुरू किया, जीतना शुरू किया, और जीत करके उसे इकट्ठा किया। और जब इकट्ठा किया तो इसकी लालच और बढ़ गई। इसने कहा इटली को भी जीत लो, जर्मनी को भी जीत लो, यूके को भी जीत लो। ये अपने आसपास के दूसरे राज्यों को भी, दूसरे स्टेट्स को भी क्या करने लगा, कब्जाने लगा। इसने जर्मनी कब्जाया, इटली कब्जाया, लेकिन जैसे ही इसने यूके पर अटैक किया, यूके की नेवी स्ट्रांग, आर्मी स्ट्रांग, एयरफोर्स स्ट्रांग, यूके ने इसको पकड़ के धो डाला और मार पीट के इसको कहा, यहाँ से फ्रांस से कहा भेज दिया, सेंट हेलेना आइलैंड। सेंट हेलेना आइलैंड। क्या ज्योग्राफी में मैंने इसके बारे में बताया है? मैंने बताया था कि सेंट हेलेना आइलैंड पे किसकी मृत्यु हुई थी? नेपोलियन बोनापार्टे की। नेपोलियन बोनापार्टे की मृत्यु कहाँ हो गई? सेंट हेलेना आइलैंड। ये सेंट हेलेना आइलैंड आज भी ब्रिटिश या ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, ब्रिटेन का आज भी यहाँ पर कब्जा है। ब्रिटेन इसे क्या कहता है? ओवरसीज टेरिटरी। ओवरसीज टेरिटरी। इतना क्लियर हुआ? अच्छा देखो, ये जो यूरोप है ना, यूरोप में कोई भी लड़ाई होती थी तो एक बड़ा ही फेमस जगह था, यहाँ बड़ा मैप दिखाता हूँ। जैसे ये है बेल्जियम। बेल्जियम में एक जगह का नाम था वाटरलू। वाटरलू, ठीक है। जैसे भारत में अगर हम कहें कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां कहाँ पर हुई है, पानीपत, है ना, पानीपत हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। तो मोस्टली कुरुक्षेत्र तो खैर महाभारत की वजह से आता है, और कुरुक्षेत्र वाला एरिया ही लगभग अगर हम देखें हरियाणा वाला एरिया आज के टाइम में वो पानीपत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पानीपत। तो भारत में जैसे पानीपत का एरिया की जितनी भी लड़ाइयां हुई है, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, वैसे ही पूरे यूरोप में अगर कोई सबसे अधिक लड़ाई हुई तो कहाँ हुई है? वाटरलू के मैदान में। इसलिए वाटरलू के मैदान को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा। यानी कहा जाता था कि भाई अगर इस वाटरलू के मैदान में जो युद्ध जीत गया, पूरे यूरोप पर उसका ही राज होगा। क्लियर हुआ? ओके, तो बताओ, कहेगा कि फ्रांस को पहले एक करने की जिम्मेदारी, मतलब एक करने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो किसने शुरू करी? नेपोलियन बोनापार्ट ने।
नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप में एकीकरण का जनक या फादर ऑफ यूनिफिकेशन कहा जाता है। यूरोप का फादर ऑफ यूनिफिकेशन किसे कहा जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट को। क्योंकि चाहे इटली हो या जर्मनी हो, सब ने जो अपना प्रेरणा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन, अपने आप को एक करने का, अपने आप को यूनिफाई करने का जो इंस्पिरेशन है वो किससे लिया? नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट से। समझ में आया? क्या नेपोलियन बोनापार्ट यूके को कब्जा पाया था? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ हुई? सेंट हेलेना आइलैंड पे। सेंट हेलेना आइलैंड पे। वहां पर उसे किसने भेजा था? वही ब्रिटेन वालों ने। ठीक है, ब्रिटेन वालों ने। इतना क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं पहले इटली का एकीकरण, इटली इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे ये इटली है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं इटली यूनिफिकेशन। ठीक है, अब देखो ये जो इटली है, इटली लगभग 13 पार्टों में टूटा हुआ था। ठीक है, उस वक्त तक जब नेपोलियन चला गया, ये सब जीत के, तब इटली कितने भागों में टूटा हुआ था? 13 भागों में टूटा हुआ था। ठीक है, 13 भागों में टूटा हुआ था। ठीक है, कहेगा कि इटली को या इटली में यूनिफाइड होने की जो प्रेरणा थी, जो इंस्पिरेशन थी, वो किससे मिली? नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट से। ठीक है, अब देखो इटली चाहता था कि अगर हम लोग यूनिफाइड नहीं होंगे तो हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। उसने देखा था किस तरीके से फ्रांस को यूनिफाई हुआ था, फ्रांस यूनिफाई हुआ था और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट आगे बढ़ा था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने यूके पर अटैक किया, यूके वाले ने उसे पकड़ के धो दिया और भेज दिया सेंट हेलेना आइलैंड को। उसकी मृत्यु हो जाती है और फ्रांस पर किसका कब्जा हो जाता है? थोड़ा कुछ टाइम के लिए जो है ये ब्रिटेन का। और फिर ब्रिटेन उसे फ्रांस को स्वतंत्र कर देता है। फ्रांस का राजा खुद से वहां पर क्या करने लगता है? राज करने लगता है। ठीक है, हाँ, अब देखो जब ये इटली यूनिफाइड होगा तो यूनिफिकेशन के लिए किसी न किसी इंसान को आगे आना पड़ता है कि नहीं? तो इसमें ना, इस इटली में एक जो बड़ा पहाड़ था, मैं बताता हूँ, जैसे ये वाला सेक्शन, इसे कहा जाता था सरडिनिया पिडमाउंट। इस सेक्शन को क्या कहा जाता था? सरडिनिया पिडमाउंट। सरडिनिया पिडमाउंट। ठीक है, सरडिनिया पिडमाउंट, तो शॉर्टकट में याद रखने का सरडिनिया। सरडिनिया ने इनिशिएट किया इसके लिए, यूनिफाइड होने के लिए। ये जा करके कहा कि मतलब जो छोटे छोटे दूसरे स्टेट थे उनसे बात करी और वो कहा कि भाई अब हम लोग ना एक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे यहाँ कोई चीजों का प्रोडक्शन हो रहा तो तुम्हारे यहाँ जाए तो तुम टैक्स लगाओ। अगर हम लोग एक हो जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे, तो हमारा ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, लेकिन पड़ोसी एक हो जाए और उनका ग्रोथ हो, ये दूसरा पड़ोसी देखना नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये जो इटली था, इटली का पड़ोसी था ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया ये कभी नहीं चाहता था कि इटली में क्या हो जाए? यूनिफिकेशन हो जाए। ठीक है, इटली में यूनिफिकेशन हो जाए। तो कहेगा कि इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा हर्डल कौन था? हर्डल मतलब बाधा। ऑस्ट्रिया। इटली की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा हर्डल ऑस्ट्रिया था। इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा हर्डल ऑस्ट्रिया था। इटली ने यूनिफिकेशन की इंस्पिरेशन किससे ली थी? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट से। अब देखो जब ऑस्ट्रिया इसको बार बार जो कि दूसरे राज्यों को धमका रहा था, जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देखते हैं चाइना है, अगर ताइवान किसी दूसरे देश के साथ अच्छा रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो चाइना भड़क जाता है कि नहीं भड़क जाता है? भड़क जाता है। वैसे ही ऑस्ट्रिया भी भड़क जाता था। अगर कोई मान लो ये छोटा वाला पोर्शन है, ये आ रहा है सर्डिनिया पिडमाउंट की बात मानने की कोशिश कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया भड़क जाता था, कहता है हम मार देंगे, उनको उड़ा देंगे, ये कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो लोग दूसरे राज्य सुनते नहीं थे। फिर यहाँ पर एक इंसान था, उसका नाम था काउंट काउर।
काउंट दी काउ। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये बंदा दिखाई दे रहा है, काउंट काउ, ठीक है। काउंट काउ, काउंट काउ, ये काउंट काउर, CAVOUR, काउंट काउर। ये बहुत ही बुद्धिमान था, मतलब ये इंटेलिजेंट था, ठीक है। इसने क्या कहा कि ये जो ऑस्ट्रिया है ये रोक रहा है, इसको कैसे हम लोग उलझाया जाए और दुनिया का फोकस इटली पर लाया जाए कि इटली यूनिफाइड हो जाए, ठीक है, इटली यूनिफाइड हो जाए। तो उस वक्त में ना एक वॉर चल रही थी, क्रीमिया वॉर। अगर मैं यहाँ देखूं, ये रीजन जो दिखाई दे रहा है ब्लैक सी में, ये रीजन, ये यहाँ पर इस ये रीजन को कहा जाता है क्रीमिया, ठीक है। क्रीमिया, 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 जो 2014 में किसने कब्जा लिया इसको? रसिया ने, है ना। हाँ, तो क्रीमिया, अब यहाँ पर चल रहा था क्रीमिया वॉर, ठीक है। क्रीमिया वॉर, ये जो कहाँ जाए बंदा, ये काउंट काउर, काउंट काउर कहाँ चला गया? क्रीमिया वॉर में। और क्रीमिया वॉर में अपनी सेना को लेकर के गया और इस वॉर को, जो वॉर 10 दिन 15 दिन में खत्म होने वाली थी, इसको लंबा खींच दिया। समझ में आया? तो यहाँ कौन सी वॉर चल रही थी? क्रीमिया वॉर, क्रीमिया जी, ठीक है। क्रीमिया वॉर, क्रीमिया वॉर। एक्चुअली ये वॉर चालू हुई थी जब, तो यहाँ पर ना जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया भी इस वॉर में कूद पड़ा था, क्रीमिया वॉर में कूद पड़ा था। और काउंट काउर ने सोचा यही एक बेहतरीन मौका है, क्रीमिया वॉर में जाकर के इस वॉर को लंबा खींच दिया जाए और दुनिया का फोकस ये कहा जाए कि देखो ये जो ऑस्ट्रिया है छोटे छोटे राज्यों पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। तो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो समझ जाएंगे कि अगर हम छोटा रहेंगे तो ऑस्ट्रिया जैसे बड़े राज्य क्या कर लेंगे? हमें कब्जा लेंगे, और हम इकट्ठा हो जाएंगे तो हमें कोई कब्जा नहीं पाएगा। और दुनिया का सारा फोकस कहाँ पर आ गया? ये इटली के इंटीग्रेशन पे। छोटे छोटे जो पार्ट थे वो किसके कहने में आ जाते हैं? काउंट काउर के। काउंट काउर लोगों को मनाने में क्या हो जाता है? जो सक्सेस हो जाता है और लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, और धीरे धीरे करके इटली क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है। बात समझ में? ओके, अब देखो इस इटली इंटीग्रेशन में सिर्फ काउंट काउर का ही योगदान नहीं था, इसमें और दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक जिसका नाम था गैरीबाल्डी, ठीक है, ये बंदा, ठीक है, ये इसका क्या नाम था? गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने युवाओं का एक आर्मी बनाया था जिसे कहा जाता था लाल कुर्ती सेना, रेड आर्मी, रेड आर्मी, रेड आर्मी, रेड आर्मी। तो जो काउंट काउर गया होगा वो अपने साथ कौन सी आर्मी लेके गया होगा? रेड आर्मी, ठीक है। तो रेड आर्मी, या हम यूं कहें कि गैरीबाल्डी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इटली के इंटीग्रेशन में, ठीक है। इस गैरीबाल्डी को इंटीग्रेशन, इटली के यूनिफिकेशन या इंटीग्रेशन की तलवार कहा जाता था। कहेगा कि स्वॉर्ड ऑफ इटली यूनिफिकेशन किसे कहते हैं? गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी को इटली के यूनिफिकेशन की तलवार या स्वॉर्ड, तलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्वॉर्ड। स्वॉर्ड ऑफ इटली यूनिफिकेशन, गैरीबाल्डी। लेकिन कहेगा कि फादर ऑफ इटली यूनिफिकेशन, तो उसे जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी, काउंट काउर नहीं, जोसेफ मेजनी, ठीक है। यूसेफ, यूसेफ मेजनी, 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 यूसेफ मेजनी। फादर ऑफ इटली इंटीग्रेशन किसे कहा जाता है? यूसेफ मेजनी, यूसेफ मेजनी। यूसेफ मेजनी का कहना था कि जो यूथ होते हैं ना, यूथ किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान यूथ का होता है। इसलिए देश की सरकार में जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसका होना चाहिए? यूथ का होना चाहिए। तो वो यूथ को क्या किया? अपने मतलब कि भाषण से उन्हें अपने कंट्रोल में इसने लेना आसानी से सीख गया था। तो इसीलिए कहेगा, देखो तीनों का नाम याद रखना, यूसेफ मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काउर। यूसेफ मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काउर। इटली यूनिफिकेशन में, इटली के यूनिफिकेशन में तीन मेजर नाम कौन कौन से?
मेजनी, गुइसेप मेजनी। बोल, 4 बार बोल, 4 बार बोल, याद हो जाएगा। गुइसेप मेजनी, गुइसेप मेजनी, गुइसेप मेजनी। गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। काउंट काउर, काउंट काउर, काउंट काउर। ठीक है। गवर्नेंस यूथ के पास होना चाहिए, ये बात किसने कही? गुइसेप मेजनी ने, गुइसेप मेजनी ने। गैरीबाल्डी ने रेड आर्मी बनाया था, रेड आर्मी। गैरीबाल्डी ने रेड आर्मी बनाया था। गुइसेप मेजनी ने कहा कि जो गवर्नेंस है वो किसके हाथ में होना चाहिए? युवाओं के हाथ में होना चाहिए। गवर्नेंस शुड बी इन हैंड ऑफ यूथ। गैरीबाल्डी ने क्या क्रिएट किया था? रेड आर्मी, लाल कुर्ती सेना। और क्रीमिया युद्ध में कौन इंटर किया? काउंट काउर। क्रीमिया युद्ध को लंबा खींच दिया काउंट काउर, काउंट काउर। इतना क्लियर हुआ? इटली के इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी बाधा यानी हर्डल कौन थी? ऑस्ट्रिया। इटली को यूनिफिकेशन की प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन किससे मिली थी? प्रेरणा काउंट काउर से मिली थी। नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे। हाँ, नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे। देखो, चाहे इटली हो चाहे जर्मनी हो, दोनों ने ही यूनिफिकेशन की जो इंस्पिरेशन ली थी वो नेपोलियन बोनापार्टे से ली थी। ठीक है। बताओ, इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ी बाधा? हर्डल, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। क्रीमिया युद्ध को लंबा खींच दिया किसने? काउंट काउर, काउंट काउर। रेड आर्मी किसने बनाई? गैरीबाल्डी, 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 गैरीबाल्डी। फादर ऑफ इटली यूनिफिकेशन किसे कहा जाता है? यूसेप मेजनी, यूसेप मेजनी, यूसेप मेजनी, यूसेप मेजनी, यूसेप मेजनी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। और इन तीनों की मदद से, यूसेप मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काउर की मदद से इटली क्या हो गया? इंटीग्रेट हो गया। इटली यूनिफाइड हो जाता है, इटली यूनिफाइड हो जाता है। अच्छा, कैन यू टेल मी, ये जो क्रीमिया वॉर था, क्रीमिया वॉर से किसका रिलेशन है? एक महिला थी, नाइट एंगल। ठीक है, नाइट एंगल। ठीक है, नाइट एंगल, फ्लोरेंस नाइट एंगल। फ्लोरेंस नाइट एंगल ने, फ्लोरेंस नाइट एंगल ने भारत में किसको भारत का मुक्तिदाता यानी इमेंसिपेटर ऑफ इंडिया कहा था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। इमेंसिपेटर ऑफ इंडिया, भारत का मुक्तिदाता, यानी कि उनकी लॉर्ड रिपन की नीतियों से भारत अब धीरे 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 अपनी मुक्ति की कगार की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है। उससे भारत का उद्धार होगा, या भारत का उद्धारक जिसे कह सकते हैं हम लोग। इमेंस, इन्होंने कहा था, हाँ, इमेंसिपेटर, इमेंसिपेटर। इन्होंने लॉर्ड रिपन के काम को देख करके लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता यानी इमेंसिपेटर ऑफ इंडिया कहा था। समझ में? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, ओके। इटली में वो कौन सा स्टेट था जिसने यूनिफिकेशन के लिए आगे कदम बढ़ाया? स्टेट, स्टेट, स्टेट। जैसे 13 भागों में टूटा हुआ था इटली, उसमें कौन था जो सबसे पहले आया आगे कि हमें यूनिफाइड होना चाहिए? सर्डिनिया पिडमाउंट। ये क्या था? सर्डिनिया पिडमाउंट। यही तो जो कि आगे आया और सबसे बात करने की कोशिश कर रहा था। इटली की कहानी खत्म हो जा रही है, स्टार्टिंग भुला जा रहा है। इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सर्डिनिया पिडमाउंट। तो इटली यूनिफिकेशन में हमें 4-5 नाम याद रखना है। पहला चीज सर्डिनिया पिडमाउंट, दूसरा चीज ऑस्ट्रिया, तीसरा चीज जो हमारा काउंट काउर है, चौथा चीज गैरीबाल्डी, पांचवा चीज यूसेफ मिजनी, और छठवां हमें ये क्रीमिया वॉर। अगर ये सारी की सारी चीजें याद रहेंगी तो
पूरा इटली का यूनिफिकेशन एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इटली कितने भागों में डिवाइडेड था? 13 भागों में। ठीक है, इटली 13 भागों में डिवाइडेड था, 13 भागों में डिवाइडेड था। इटली को यूनिफाइड करने के लिए सबसे पहले कदम किसने बढ़ाया? हु टेक स्टेप टू यूनिफाइड द इटली? सर्डिनिया पिडमाउंट, सर्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, सर्डिनिया पिडमाउंट। ये है नीचे वाला पोर्शन जो था, इसका क्या नाम था? सर्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, पिडमाउंट, तो याद रखने का खाली सर्डिनिया। क्लियर है? सर्डिनिया पिडमाउंट। स्वॉर्ड ऑफ इटली यूनिफिकेशन किसे कहा जाता है? रेड आर्मी को नहीं, रेड आर्मी को गठित करने वाले, तो रेड आर्मी को किसने बनाया था? गैरिबाल्डी। तो स्वॉर्ड ऑफ ये इटली यूनिफिकेशन, इटली के यूनिफिकेशन की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। फादर ऑफ इटली यूनिफिकेशन किसे कहते हैं? यूसेफ नेजनी, यूसेफ नेजनी, यूसेफ नेजनी, यूसेफ नेजनी। ठीक है, किसने क्रीमिया वॉर में एंट्री करके उससे लंबा खींच दिया? काउंट काउर, काउंट काउर, काउंट काउर, काउंट ऑफ काउर। और इस तरीके से इटली क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब वही समझते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, जैसे ये हो गया हमारा इटली, इटली यूनिफाइड हो गया। ठीक है, अब यही उसके पास है जर्मनी। देखो, इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा हर्डल कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। वैसे ही जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी सबसे बड़ा हर्डल है ऑस्ट्रिया ही बना था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ही बना था। अब लेकिन हम इसको समझते हैं। देखो, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट से इंस्पायर्ड होकर के इटली ने यूनिफाइड होने का फैसला किया, वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट से इंस्पायर्ड होके जर्मनी ने भी यूनिफाइड होने का फैसला किया। तो कई बार पूछता है कि मैसेंजर ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन किसे कहते हैं? बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी के यूनिफिकेशन का संदेशवाहक कहते हैं। अब देखो, पहले जर्मनी जो है 300 भागों में डिवाइडेड था, लेकिन जब नेपोलियन ने इस पर अटैक किया था तो उसे वो एकत्र करके यूनिफाइड करके 39 पार्ट तक लेकर आया था। कितने पार्ट तक? हाँ, पहले वो 300 भागों में डिवाइडेड था, बाद में नेपोलियन ने उसे सबको 30 पार्ट के कितने पार्ट तक लेकर के आया? 39 पार्ट तक। और बाद में उसके बाद ये जो यूके वाले थे उन लोगों ने उसको छूट दिया नेपोलियन बोनापार्ट को, और वो जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है सेंट हेलेना आइलैंड पे। समझ में? अब देखो, ये जो जर्मनी है, जर्मनी में एक बड़ा हिस्सा था, जैसे कि इटली में एक बड़ा हिस्सा था, उसका नाम क्या था? सर्डिनिया पिडमाउंट, सर्डिनिया पिडमाउंट। वैसे ही जर्मनी का ये वाला जो सेक्शन था, ये वाला सेक्शन, इसे कहा जाता था प्रसिया। प्रसिया क्या कहते थे? प्रसिया। हाँ, रसिया नहीं, प्रसिया, प्रसिया। ठीक है, प्रसिया, प्रसिया, ये सबसे बड़ा पार्ट था। प्रसिया वो पहला, अब जैसे क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट है तो एक एम्पायर कहलाएगा, है ना, राजे रजवाड़े रहेंगे, एम्पायर। प्रसिया का जो चांसलर था, जैसे हर टाइम पीरियड में वहां के राजा को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे मुगलों में अगर हम देखें तो लोग क्या कहते थे? बादशाह अपने आप को कहते थे, है ना, राजा को। केरला वाले जो राजा होते थे उन्हें जैमोरीन कहा जाता था, है ना। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहा जाता था राजा को। वैसे ही यहाँ यूरोप में राजा को चांसलर कहा जाता था। उस वक्त क्या कहा जाता था? चांसलर। ठीक है, चांसलर। और यहाँ का जो चांसलर था वो था बिस्मार्क। बिस्मार्क, क्या नाम था इसका? बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया कि प्रसिया में एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। कहा कि हर एक इंसान को एजुकेशन लेना कंपलसरी है। ठीक है, और जब एजुकेशन को कंपलसरी किया गया तो वहां के जो स्टूडेंट थे वो दूसरे प्रोविंस में जाने लगे और गली नाटक या स्ट्रीट प्ले के जरिए लोगों को समझाने लगे कि हमें
जो अभी 39 पार्ट में हम डिवाइडेड है, हमें क्या होना चाहिए, एकत्र होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए, ताकि हमारा ग्रोथ बहुत तेजी से हो सके। समझ में आया? ओके, ठीक है। तो बताओ ये वाला जो पोर्शन था क्या नाम था इसका, प्रसिया, ठीक है, प्रसिया। प्रसिया का चांसलर कौन था, बिस्मार्क, बिस्मार्क। अब देखो जब ये सारा प्रोसेस होगा तो फिर से टांग लड़ाने कौन आएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, फिर से टांग लड़ाने आएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया फिर से अपोज करने लगा। अब देखो ये जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के ना सपोर्ट में कई सारे लोग थे। इसको समझो बात, देखो थोड़ा इसको कर दूं। देखो क्योंकि यहां तक अगर हम देखेंगे तो क्या था, रसिया था, पोलैंड ओलैंड सब क्या था, रसिया ही था ना, पोलैंड ओलैंड तक तो पूरा का पूरा रसिया ही था, ठीक है, ये सब रसिया था, रसिया। तो रसिया किसके सपोर्ट में था, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद इटली भी एकत्र होने के बाद किसके सपोर्ट में आ गया था, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ गया था। हाँ, और उसके बाद इटली का सपोर्ट में कौन आया था, फ्रांस आया था। तो यानी ये फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, रसिया, ये सब के सब एक हो चुके थे, मतलब अच्छा संबंध इन लोगों में था। और कोई भी अगर ऑस्ट्रिया पर अटैक करता तो ये सारे के सारे लोग मिलकर उसको पीट देते, फूट देते, है ना। हाँ, अब देखो क्यों, दूसरी चीज ये थी, जर्मनी और इटली के बीच में, जर्मनी और इटली के बीच में थोड़ा लैंड को लेकर के विवाद चलता था, डिस्प्यूट था, ठीक है, लैंड को लेकर के डिस्प्यूट चलता था। अब ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन हो, तुम्हारा डिस्प्यूट भी चल रहा हो, तो भाई अपने आप को तुम यूनिफाइड कैसे करोगे, है ना। उसके लिए चाहिए दिमाग। इसलिए बिस्मार्क को ना, ये बहुत ही लॉन्ग विजन इंसान था, इसके पास माइंड बहुत अधिक था। ये किसी भी राजा के साथ जाकर के ना गुप्त संधि कर लेता था, सीक्रेट ट्रीटी या सीक्रेट अलायंस कर लेता था। इसीलिए बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक या फादर ऑफ सीक्रेट अलायंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सीक्रेट अलायंस, सीक्रेट अलायंस। अब देखो, अब इसने क्या कहा, देखो अपना ही एक आदमी भेजा कहाँ पे, जो है ये फ्रांस के पास, ठीक है, फ्रांस के पास, फ्रांस के राजा के यहाँ, और वहां के राजा से कहलवाया, मतलब कि अपने आदमी से कहा कि वहां के राजा को कहो कि जर्मनी से हम लोग क्या कर लेते हैं, जो है दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती करके इस तरीके से रखते हैं, जर्मनी जब यहाँ ऑस्ट्रिया पर अटैक करेगा तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों लड़के कमजोर हो जाएंगे, और फ्रांस जाकर के वापस से जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों को कब्जा लेगा, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ समझना कि यहाँ पर फ्रांस में है राजा, किंग, ठीक है, किंग। बिस्मार्क ने अपना एक आदमी किंग के दरबार में भेज दिया, और किंग को इस बात का पता नहीं कि बिस्मार्क का आदमी है, ठीक है, किंग को इस बात का पता नहीं है कि बिस्मार्क का आदमी है। बिस्मार्क ने राजा को प्रस्ताव दिया कि राजा साहब एक काम कीजिए, हम आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रिया पर अटैक करेंगे तो आप ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए मत आइएगा, जब ऑस्ट्रिया पर अटैक करके हम जीत जाएंगे तो सारा का सारा एरिया आपको दे देंगे, ठीक है। किसने कहा, बिस्मार्क ने राजा से कहा। और राजा ऐसे तो है नहीं, हाँ हाँ मन अपना जो भी कहे कर देगा, या किसी न किसी से पूछेगा। तो बिस्मार्क का भेजा हुआ जो आदमी था वो राजा का बहुत खास बन चुका था, तो उसने भी राजा को कहा, हाँ हाँ महाराज, हाँ कर दीजिए, जब ये दोनों लड़ेंगे ये दोनों कमजोर हो जाएंगे और हम दोनों पर कब्जा कर लेंगे, जैसे नेपोलियन ने किया था, और फिर से हम जर्मनी पर राज करने लगेंगे। राजा खुश हो गया, बोला हाँ सही बात है, और राजा मान गया इस बात के कि अच्छा ठीक है, तुम ऑस्ट्रिया पर अटैक करो, और जो है हम जो है ऑस्ट्रिया को बचाने नहीं आएंगे, ठीक है, ऑस्ट्रिया को बचाने नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये अटैक करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि भैया
तुम्हारे आर्मी तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा जो पार्लियामेंट है वो क्या दे, अब ये परमिशन दे कि हाँ ठीक है आप अटैक कर लो, ठीक है। तो ये जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क की जो पार्लियामेंट थी ना वो उसको जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी अटैक करने के लिए ऑस्ट्रिया पर। तो बिस्मार्क ने सोचा कि भाई देखो अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो हम यूनिफाइड हो नहीं पाएंगे, ये लोग अड़ंगा डालते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम अपनी आर्मी को पहले स्ट्रेंथ करें। तो आर्मी को स्ट्रेंथ करने के लिए अगर पब्लिक का सपोर्ट मिल जाए तो एक बार आर्मी को स्ट्रेंथ किया जा सकता है, क्योंकि फिर पब्लिक के सपोर्ट के आगे जो पार्लियामेंट है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। अब इसने क्या किया, इसने देखो जर्मनी ये है और यहीं पर है डेनमार्क, इसने अपनी आर्मी को लेकर के बिस्मार्क कहाँ अटैक कर दिया, डेनमार्क पर, और डेनमार्क को जीत लिया, डेनमार्क को जीत लिया। अब जैसे ही डेनमार्क को जीता, पब्लिक का सारा सपोर्ट किसके पास आ गया, बिस्मार्क के पास, और इसने कहा कि देखो हमारी आर्मी इतनी अच्छी है, ये डेनमार्क को जीत सकती है, तो आप अगर थोड़ा सा पार्लियामेंट से अपने कहा कि अगर थोड़ा पैसा वैसा और देंगे तो हम जो ये ऑस्ट्रिया किस खेत की मूली है इसको भी उखाड़ फेंकेंगे और फिर हम लोग यूनिफाइड हो जाएंगे। तब उसकी जो पार्लियामेंट थी वो भी मान गई। इसलिए कहा जाता है कि जो बिस्मार्क है एक पॉलिसी अपनाता था जिसे कहा जाता था रक्त और लौह की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। बताओ भारत में वो कौन था जिसने आयरन और ब्लड पॉलिसी को चालू किया था? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, बलबन, 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 लौह और रक्त की नीति शुरू करने वाला बलबन, दल चालीसा को खत्म करने वाला बलबन, समझा। तो भारत में रक्त एंड लौह यानी आयरन और ब्लड पॉलिसी किसने स्टार्ट करा, बलबन ने। और यहाँ यूरोप में आयरन और ब्लड पॉलिसी का जनक किसे कहते हैं, बिस्मार्क को, बिस्मार्क को। इतना क्लियर हुआ। बिस्मार्क ने अपनी सेना के साथ किस पर अटैक करवाया, डेनमार्क, डेनमार्क, और वहां से जीत लिया। जीतने के बाद उसे किसका सपोर्ट मिल गया, जर्मन की पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, और उसकी पार्लियामेंट ने भी उसे क्या कर दिया, पैसा वैसा दे दिया। अब बचा, इसने फ्रांस के राजा के साथ समझौता कर लिया था। अब बच गया यहाँ पर इटली, ठीक है, इटली बचा। तो इसने इटली के साथ क्या कहा, ठीक है जो जमीन का विवाद चल रहा है हम उसको सुलझा लेते हैं, ठीक है, हम ऑस्ट्रिया पर अटैक करेंगे और उसके बाद ये जो जमीन है आप वो ले लीजिएगा, ठीक है, वो जमीन आप रख लीजिएगा। क्लियर। तो इटली भी मान गया, बोला कि हाँ चलो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ जो जर्मनी था, जर्मनी में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और ये जो रसिया था, रसिया के साथ इसने कहा कि भैया देखो अगर आपको ये चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्री का जो टेक्निक है तुम्हें बताएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में तुम्हारी हेल्प करें, तो आप हमारे साथ पैक्ट कर लो। तो रसिया भी खुश हो गया, कहा कोई बात नहीं, हमें इंडस्ट्री सेटअप करके देना, सारा का सारा काम कैसे होता है बताना, हम जो है ये ऑस्ट्रिया की हेल्प के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। तो रसिया के साथ भी इसने क्या कर लिया, बिस्मार्क ने ट्रीटी कर लिया, इसको लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के। इटली के साथ इसने लैंड डिस्प्यूट को समाप्त कर लिया। फ्रांस के राजा को इसने अपने अंडर में कर ही लिया था, ठीक है। और बताओ यहाँ ऑस्ट्रिया उछल रहा है कि अगर जर्मनी कुछ करेगा तो सब लोग हमें बचाने आएंगे, बचाने आएंगे, ठीक है। अब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया, वहां जो उछल रहा था उसको फूट फाड़ के रद्द कर दिया, और देखते 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 धीरे धीरे पूरा जर्मनी क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, पूरा जर्मनी इंटीग्रेट हो गया। अब जब यहाँ से ऑस्ट्रिया को छूट के गया जर्मनी, तब ऑस्ट्रिया पूछ रहा इटली को, है बचाने क्यों नहीं आया मुझे? तो इटली बोला मेरा तो पहले से अलायंस हो गया था जमीन विवाद को लेकर के। बोला साला धोखा दिया तुमने। इसके बाद फ्रांस को बोला, तो फ्रांस का राजा बोला तो बोला था जर्मनी की ऑस्ट्रिया पर जब अटैक करूंगा तो पूरा एरिया तुम्हें दे दूंगा, और मैंने सोचा था कि ये दो कमजोर हो जाएंगे तो जो है मैं जर्मनी कब्जा लूंगा,
लेकिन ये थोड़ा सा ही बस खाली हमें उल्लू बना दिया, ज्यादा जो कि कुछ डिस्ट्रक्शन किया ही नहीं है, और ये सब सारा पैक्ट करके अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया। अब सब मिल चुके हैं, जो 39 पार्ट अलग अलग थे अब एक हो चुके हैं। अब इन पर अटैक करना जो है खाने का काम तो है नहीं, है कि नहीं? ओके, उसके बाद ये लोग जब जर्मनी वगैरह सब अटैक हुआ, फिर रसिया भी कुछ नहीं बोला, सब मतलब जर्मनी यूनिफाइड हो गया। और धीरे धीरे जाकर के जर्मनी का क्या लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमार नहीं, वेमार, वाइमर या वाइमर, वाइमर भी कह सकते हैं, ठीक है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहेगा कि वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री के संविधान को कहा जाता है? जर्मनी। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यूरोप में कहेगा कि जर्मनी के इंटीग्रेशन का जनक यानी फादर ऑफ जर्मनी इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। इसी तरीके से भारत को भी यूनाइट करने का एक इंसान ने सबसे बड़ा काम, एक इंसान को जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने किया था, उन्हें भारत के या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कैन यू टेल मी वो नाम? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क के नाम से क्यों जाना जाता है, उसके पीछे क्या कहानी बतानी है। ये जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी भी भारत की तरह ही कई भागों में टूटा हुआ था। जर्मनी को यूनिफाइड करने का जो सबसे पहले काम किया था वो बिस्मार्क नामक इंसान ने किया था, और वैसा ही काम भारत को यूनिफाइड करने का हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इतना आंसर देते ही जो एग्जामिनर रहेगा एकदम खुश हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो, जैसे ही ये सब हुआ ऑस्ट्रिया पर जो है अटैक मतलब कि हुआ था, उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं किया जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी का मेन मोटो क्या था? उसे इंटीग्रेट होना था, किसी को मारना नहीं था, ठीक है। तो अब सारे के सारे जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया में एक लास्ट राजा बचा हुआ था, उसका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड, फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड। ये बहुत अच्छा राजा था। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये किसी को मारे या किसी को टांग लड़ाए। और फर्डिनेंड का, क्योंकि सारे आजू बाजू वाले थोड़े थोड़े क्या हो चुके थे, डेमोक्रेटिक हो चुके थे, और राजा बचा हुआ था ये ऑस्ट्रिया में ही। और फर्डिनेंड लास्ट ड्यूक था। ड्यूक उसे कहा जाता है जो ड्यूक राजा का आखिरी वंशज होता है ना, मतलब राजा का ही फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान को ड्यूक कहते हैं, ठीक है, ड्यूक। ये ऑस्ट्रिया का लास्ट ड्यूक था। तब तक क्या करके ये ना यहाँ नीचे है, साराजेवो में घूमने गया था, किसी ने इसकी हत्या कर दी साराजेवो में, ऑस्ट्रिया ये फर्डिनेंड की। और जैसे ही हत्या करते हैं सब लोग कूद पड़ते हैं ऑस्ट्रिया को कब्जाने के लिए, और यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। समझा? हाँ, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पर हमारा जो इटली और जर्मनी, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।